हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू पार्ट नंबर सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं हम। इससे पहले पार्ट नंबर वन में हमने कुछ एमसीक्यूज देखा था करंट अफेयर से रिलेटेड। जितने कंपाइलेशंस आपको मिल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उनसे इसको बनाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होती हैं, तो उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे पिछले के मंथ्स में जो करंट अफेयर्स इंक्लूड किया गया, ये जो मुद्दा रहा है, उसको दोबारा अगले मंथ में कंटिन्यू नहीं किया जाता। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें न्यूज जो होती हैं वो काफी समय तक कंटिन्यू चलती रहती हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। तो आज सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं हम नए क्वेश्चन से। इसमें आपको बताना है मलेरिया के बारे में। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमने एक क्वेश्चन देखा हुआ था कि डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट आया था, ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट 2020, जिसके थ्रू बताया गया था कि 94% जो मलेरिया के केसेस होते हैं अफ्रीका में होते हैं, और इंडिया में मात्र 2% केसेस मलेरिया के होते हैं। ये हमने देखा था। अभी का जो नया क्वेश्चन है इसमें भी हम देखेंगे मलेरिया से ही रिलेटेड। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज। जो डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशिया रीजन ने एक रिपोर्ट दिया था 2019 में, इसमें इन्होंने बताया था कि इंडिया अकाउंटेड फॉर 88% ऑफ मलेरिया केसेस एंड 86% ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स। कहां पर? साउथ ईस्ट रीजन में। ठीक है, बट ओवरऑल नहीं, ओवरऑल मात्र 2% है, बट साउथ ईस्ट के रीजन में इंडिया 88 मलेरिया के केसेस को अकाउंट करता है, और जिसमें से और पूरे डेथ की बात करें तो 86% डेथ को अकाउंट करता है मलेरिया के द्वारा। तो इस वजह से ये इंडिया मलेरिया बर्डन का हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज के अंडर में आता है। नेक्स्ट, इंडिया इज सिग्नेटरी टू नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन एमिंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन बाय 2030। ये भी सही है। ओके, 2020 को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन एक टारगेट बनाया हुआ है, जो कि 2016 में आया था कि 30 तक मलेरिया को खत्म करना। मलेरिया इज इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। एंड ऑल्सो ये भी देखेंगे कि मलेरिया के अंदर जो केसेस होते हैं उनको एक सेंट्रल डेटाबेस, जो कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तैयार किया जाता है, उसके तहत मलेरिया की रिपोर्टिंग होती है। और इसी के तहत कोविड के अंदर भी जो केसेस आते थे उनको रिपोर्ट किया जाता था। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो डी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अबाउट डॉपलर रडार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो डॉपलर रडार का यूज क्या होता है? डॉपलर रडार फोरकास्ट वेदर बाय यूजिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का यूज करके ये वेदर फोरकास्ट करने की कोशिश डॉपलर रडार के थ्रू की जाती है। दे ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम एंड क्लाउड बैंड्स एंड दस गॉज रेनफॉल ओवर एन एरिया। तो जो वेदर सिस्टम का मूवमेंट होता है, इंक्लूडिंग कि वहां पर टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, क्लाउड्स का किस तरीके से फॉर्मेशन है, विंड का जो हवाओं की डायरेक्शन या स्पीड है, उसको भी इसके अंदर कंक्लूड किया जाता है। दे कैन नॉट डिटेक्ट द थंडर एंड लाइटनिंग, ऐसा नहीं है। ये थंडर स्टॉर्म्स को भी डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेदर फोरकास्ट करते हैं तो थंडर स्टॉर्म भी तो वेदर फोरकास्ट में करेगी। तो ये नॉर्मल से स्टेटमेंट है। दिस द 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। Next question about the chemical weapon convention and biological and toxin weapon conventions। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है, जो कि 1972 में आया था, विद नो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई बॉडी बनी नहीं है अभी तक। ओके, साथ ही साथ इसका कोई भी डज नॉट हैव एनी वेरिफिकेशन क्लाउज, कि कौन कंट्री इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी कुछ करने का इसके अंदर कुछ नहीं है। साथ ही साथ ये किसी भी तरीके का रूल्स या प्रोसीजर बनाता नहीं है, या फिर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, तो वहीं हम केमिकल वेपन कन्वेंशन की अगर बात करें, तो जो कि आपको जो वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स होते हैं, उनके आपको प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज पर ये प्रोविजन लगाने का। ओके, तो बेसिकली इट इज आर्म कंट्रोल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन administered by the Organization for the Provision of Chemical Weapon। तो इस तरीके से देखेंगे कि केमिकल वेपन कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। ओके, और इसके अंडर बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह भी बताए गए हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के।
आर्म कंट्रोल ट्रीटी एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये सही है। सेकंड की बात करें तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, तो ये भी आपका सही है। बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो दोनों सही है, तो इस हिसाब से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इंडियन ओशियन कमीशन। इंडियन ओशियन कमीशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन ओशियन में पड़ने वाले जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके द्वारा मिलकर ये बनाए गए, ठीक है। दिस इज द ओनली आइलैंड ड्रिवन कंट्री इन इंडियन ओशियन। इस आइलैंड कंट्रीज में जैसे कि आइलैंड ऑफ कोमोरोस, मेडागास्कर, सियाचिस, मॉरिशस, ये है जिनको वनीला आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सब इसके अंडर में आते हैं। इसके ऑब्जर्वर अगर हम बात करें, ऑब्जर्वर जो मेंबर्स हैं उनमें आपको चाइना, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, दाला फ्रैंकोफनी एंड सॉवरेन ऑर्डर ऑफ माल्टा, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड नेशंस है। ओके, तो खास करके बाकी कंट्री से कोई मतलब नहीं है, इंडिया का आपको पता होना चाहिए या यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में। तो इज द ओनली आइलैंड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन ओशन ब्रिंगिंग टुगेदर द अफ्रीकन आइलैंड्स ऑफ कोमोरोस, मेडागास्कर, सियाचिन एंड मॉरिशस, ये सही है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स आर ऑब्जर्वर ऑफ द आईओएस, तो इंडिया मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके मेंबर सिर्फ आइलैंड कंट्रीज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इस्तांबुल कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये एक्चुअली में एक ह्यूमन राइट ट्रीटी है with aim to prevent and prosecute all form of violence against women, ठीक है, to promote gender equality, ensure protection and rehabilitation of women who are victim of violence। तो women से रिलेटेड ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी को लाया गया है, जिसे हम इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, प्रिवेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉटरडम कन्वेंशन रॉटरडम में हुआ था, इस वजह से इसका नाम रॉटरडम कन्वेंशन है। एक्चुअली किस तरीके का कन्वेंशन है, प्रियर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, यानी कि पहले किसी का आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। किस मामले में कि जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो कहीं पर आपको एक्सपोर्ट करने से पहले उस देश का आपको प्रियर इंफॉर्मेशन या कंसेंट उसको लेना पड़ेगा, तभी आप वहां पर भेज सकते। तो जो कि इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडिया 2006 में इसका मेंबर बना था, और वैसे 2004 में ये जो ट्रीटी है या कन्वेंशन है ये फोर्स में आया था और इंडिया 2006 में इसका मेंबर। So it is the to promote shared responsibility among state parties in the international trade of certain hazardous chemicals। ये सब वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन भी एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स उसे कहते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है जो काफी समय तक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इनका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी नहीं होता, तो इनसे ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल ट्रीटी स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन सीक्स द एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड पीओपीज, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, तो वैसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिनसे खतरा हो सकता है उनको प्रोडक्शन को या यूज को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया। अंडर द कन्वेंशन इंडिया हैज कंप्लीटली बैन्ड द यूज ऑफ डीडीटी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ डीडीटी यूज होता है। तो कंप्लीटली बैन करने का मतलब समझते हैं, कंप्लीटली बैन करने का मतलब किसी भी केस में कहीं भी इसका यूज नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे भले एग्रीकल्चर में भी यूज होता है वैसे, लेकिन इसके अपने इंडस्ट्रियल यूज भी होते हैं, तो कंप्लीटली बैन नहीं है। कंप्लीटली ये एक तरीके से काफी वेग वर्ड है, सो 1:2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अबाउट यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोसीजर है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। इसके अंडर में क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो अपने यहाँ ये रिव्यू करने का काम करती हैं कि उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे उसके अकॉर्डिंग कितना ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में
उन्होंने प्रगति की है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है। यूएन ये रिव्यू नहीं करता, यूएन के मेंबर करते हैं अपने कंट्रीज के अंडर में, और वो रिपोर्ट यूएन को ला के देखते हैं कि हमारे यहाँ ये स्टेटस है ह्यूमन राइट्स से। सो इट इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स अकॉर्डिंग टू यूएन मेंबर स्टेट्स। सही है, इट इज अ स्टेट ड्रिवन प्रोसीजर। मैंने कहा कि यूएन नहीं करता है, ये पर्टिकुलर कंट्री ही अपने यहाँ ये रिव्यू करने का काम करती है। तो स्टेट ड्रिवन होता है अंडर द ऑस्पिस ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इट एड्रेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन व्हेनेवर दे अकर। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ही है, तो ये जनरल टर्म हो गया आपका। तीनों ये जो होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट इंडो ताइवान रिलेशन, इंडिया और ताइवान के रिलेशन को लेके। तो आपको पता हो जो चाइना का जो कहना है वो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। चाइना चाइना के अकॉर्डिंग ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस वन चाइना की पॉलिसी को अभी तक एड्रेस किया नहीं। अभी भी इंडिया का कोई इसके अलावा भी कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ। लेकिन फिर भी इंडिया और ताइवान के बीच में बहुत सारे फील्ड्स में अभी कोऑपरेशन होते हैं, वो काम करते हैं मिलकर। एंड इंडिया ऑल्सो रिफ्यूज टू इंडोर्स द वन चाइना पॉलिसी सिंस 2010। तो इंडिया एंड डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज, ये सही है। एंड इंडिया हैज इंडोर्स द वन चाइना पॉलिसी, नहीं, इंडिया वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता। इंडिया के अकॉर्डिंग चाइना इज डिफरेंट एंड ताइवान इज डिफरेंट एंड चाइना इज डिफरेंट। तो इनकरेक्ट बताना है तो दूसरा सही। अबाउट बेसिक कंट्रीज, बेसिक इज अ ग्रुप ऑफ बेसिक कंट्रीज इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना आते हैं, और इन्हीं के जो वर्ड्स हैं उनको लेके बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉमन पोजीशन ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड राइजिंग द मैसिव फंड्स दैट आर नीडेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड द बेसिक कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ये सही है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। एंड कंट्रीज वर्क टुगेदर टू फाइट क्लाइमेट चेंज एंड कैरी आउट नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में की गई है, बेसिकली ये ट्रीटी इसलिए की गई है कि आउटर स्पेस में सभी कंट्रीज या जो होंगे वो इक्वल तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोई रिसर्च करना हो, R&D करना हो, वो वहाँ पे कर सकते हैं, अपने मिशन वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लैनेट या एनीथिंग सेलेस्टियल बॉडी, उस पर किसी का मोनोपोली नहीं होगा, किसी का उस पर अधिकार नहीं होगा। सभी स्टेट, सभी कंट्रीज इक्वली वहां पे अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। बट इस ओपन स्पेस ट्रीटी में ये नहीं कहा गया है कि आप स्पेस में लड़ाई नहीं कर सकते, ओके, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। इट डज नॉट प्रोहिबिट द लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ओके। बस इसमें यही कहा गया है कि स्पेस इज टू बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पस, ओके। हाँ, लेकिन बात ये हुई कि इनडायरेक्टली तो वही हुआ कि आप उस पर कुछ ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन जो कानून लिखे जाते हैं या रूल्स बनाए जाते हैं ना, उनमें स्पेसिफिक वर्ड को लिखा जाता है, अदरवाइज उनसे मीन्स नहीं निकाले। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार उसका मीनिंग निकालेगा। अब इनका मीनिंग कोई कौन निकालेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी का? तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस यूज नहीं किया गया है कि इट प्रोहिबिट्स द लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। द ट्रीटी प्रोहिबिट्स कंट्रीज फ्रॉम डिप्लॉइंग न्यूक्लियर वेपन्स इन आउटर स्पेस। द ट्रीटी प्रोहिबिट द लॉन्चिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इन आउटर स्पेस, नहीं, ये प्रोहिबिट नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी नो नेशन में क्लेम सोवरेनिटी आउटर स्पेस ऑन इट्स बॉडी, ये भी आपका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है ये तीनों आपका सही है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन इज अ ग्लोबल सिविल सोसाइटी कोलिजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिविल सोसाइटी कोलिजन है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, ओके, जो सरकार मिलकर बनाती है वो ये नहीं है, ये सिविल सोसाइटी कोलिजन है। टू प्रमोट adhere to and full implementation of treaty of provision of nuclear weapons,
तो जो ये ट्रीटी है प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके तहत कहा गया है न्यूक्लियर वेपन्स को पाइल अप नहीं करना है, बनाना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, ये एक सिविल सोसाइटी का कोलिजन है, लोगों ने अपने खुद से मिल के बनाया हुआ है, तो ये यूएन से रिलेटेड नहीं है। ये तो पहले गलत हो गया, वन ऐसे भी काटी है तो वन यहाँ पे है और वन यहाँ पे है, दो दोनों में है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो दो वैसे ही सही हो जाएगा। थर्ड की बात करें तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईकेन, तो इसका जो है इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन की ट्रीटी भी हुई थी इंडिया ने उसे साइन नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है ये एक डेरोगेटरी टाइप का या फिर ये डिस्क्रिमिनेशन टाइप का एक ट्रीटी था, जिसमें बस कहा गया था कि जो 5 मेंबर्स हैं यूएन के, परमानेंट मेंबर्स केवल वही रख सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता, तो इसलिए इंडिया ने उसको साइन नहीं किया था, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये आपका सही है, 2 और 3 सही है। काफला सिस्टम समटाइम्स सीन इन न्यूज, तो काफला सिस्टम क्या था? गल्फ कंट्रीज में जब माइग्रेंट्स जाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ से काफी माइग्रेंट्स या फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं जो गल्फ कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, तो जब काम करने के लिए वहां पर जाते हैं, तो वो गल्फ कंट्रीज कुछ रूल्स उन्होंने बनाया हुआ है इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिसको काफला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस काफला सिस्टम में बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स जनरली इसलिए होते हैं ताकि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट को ट्रेस किया जा सके, ओके, या फिर उनके बारे में वहां की कंट्री को जानकारी रहे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्या क्या रूल्स है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि काफला सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो मैंने जो बताया दिस इज द थिंग, एंड डी मॉनिटर द माइग्रेंट लेबर्स वर्किंग इन द गल्फ कंट्रीज। तो एक्चुअली क्या था कि कतर में कुछ चेंजेस हुए थे काफला सिस्टम को लेके, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हुई थी, कि इंडिया से जो या कहीं से भी जो वर्कर्स वहां पे जाते थे, तो अब चूंकि हम लोग तो इंडिया का ही पढ़ेंगे, तो उनके इंश्योरेंस से लेके कुछ बातें हुई थी कि वहां पर इंश्योरेंस किस तरीके से उनका होगा, या फिर वो यहीं से करा के जाएंगे या कुछ अलग एजेंसी होगी, तो काफला सिस्टम न्यूज में रहा था। तो बस यही जानना है कि काफला सिस्टम होता क्या है, और ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951, इंडिया इज नॉट अ सिग्निगेटरी, ये बात सही है। इंडिया ने इस रिफ्यूजी यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन को 1951 को साइन नहीं किया हुआ है। इसके अपने चीजें हैं, इस जो कन्वेंशन है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई थी जिसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है, ओके, तो इंडिया ने इसको साइन किया नहीं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ पर्सन टू सीक एजाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन अदर कंट्रीज, ये सही बात है। ठीक है, जैसे कि ये काफी लंबे समय से न्यूज में रहा, रोगियास के समय भी मेरे न्यूज में रहा, फिर अफगानिस्तान को जो इश्यू हुआ पिछले साल, तो इसके वजह से भी ये आपको न्यूज में होने लगता है, काफी लोग अफगानिस्तान से इंडिया में आए, तो अगेन ये दोबारा आपको देखने को मिलता है। इन इंडिया बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन ग्रांट रिफ्यूजी स्टेटस टू एनी फॉरेनर, नहीं, ये तो अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं, इस हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। ये सब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े मुद्दे होते हैं, तो किसी फॉरेनर को कौन सा स्टेटस देना है या नहीं देना है, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाले मुद्दे तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देख सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो तीसरा तो आप अगर इन सब के बारे में कुछ ना भी जानते होंगे फिर भी आप तीसरा तो आराम से गलत कर सकते हैं, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अबाउट द फंक्शन ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के फंक्शन के बारे में आपको बताना है। तो एशिया पैसिफिक एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, रीजनल इकोनॉमिक फोरम, जो कि 1989 में स्टैब्लिश किया गया था टू लेवरेज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक। एशिया के कंट्रीज और पैसिफिक ओशियन के आसपास के जो कंट्रीज हैं इनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है इकोनॉमी को लेकर, उसको लेवरेज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को या कॉर्पोरेशन को बनाया गया। ठीक है, एम क्या है? टू प्रमोट बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जनरल टर्म्स है। मुद्दे पर आते हैं। प्रोवाइड्स डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल communities and help indigenous women export
देयर प्रोडक्ट अब्रॉड। तो ये स्किल ट्रेनिंग का भी काम करता है, जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं, ओके, या जो जो वीमेन्स होती हैं, तो वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को बाहर बेच सकती हैं, ओके। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप देखिएगा। अलाउ मेंबर्स टू डील विद द इम्पोर्टेंट न्यू चैलेंजेस टू रीजन्स इकोनॉमिक वेल बीइंग, also ensure disaster resilience, planning for pandemic and addressing terrorism, okay, will work for the growing economy। digital screen training की बात की गई है, women can make their indigenous product and can export in abroad, okay। यही सारी बातें हैं इसमें। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी मुद्दे इसमें लाए गए हैं, एनर्जी इफिशियंसी की बात की गई है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैरीन रिसोर्सेज की बात की गई है। तो सारी ये चीजें हैं इसमें। तो प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड मैरीन रिसोर्सेज एंड डिजास्टर रेजिलियंस एंड एड्रेसिंग टेररिज्म, ये तीनों आपका सही है। ये सब आप पढ़ते रहिएगा तो अपने आप याद रहेगा, इसको याद करने की जरूरत आपको इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अबाउट द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। ये सिंगापुर में किया गया था। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2018 में अडॉप्ट किया था, जो कि साइन के लिए 2019 से ये खुला हुआ है, यानी कि 2019 से खुल गया है कि जो भी इसमें जुड़ना चाहे वो उसको साइन कर सकता है, ओके। एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट इवेंट ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जानना ही कि किस लिए है। की फीचर्स की बात करें, अप्लीकेबिलिटी की बात करें, कहां पर अप्लाई होगा, विल अप्लाई टू द इंटरनेशनल कमर्शियल सेटलमेंट्स एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन, ओके। तो मेडिएशन के थ्रू जो सेटलमेंट्स होते हैं ये उन पर अप्लाई होता है, ठीक है। ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा, नॉन अप्लीकेबिलिटी, वैसे मुद्दे जो जुडिशियल टाइप के होते हैं या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वाले होते हैं उन पे अप्लाई ये नहीं होता है। साथ ही वैसे मुद्दे जो पर्सनल, फैमिली या हाउस होल्ड पर्पज से जो भी सेटलमेंट वहां पर किया गया है उन सब मुद्दों में ये, या फिर इनहेरिटेंस हो, एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, यानी कि पर्सनल हो गई ये सब सारी चीजें, उनसे रिलेटेड ये नहीं होता। It is the first entity to be named after Singapore, ये सही है। The convention will apply to international settlement agreement that are concluded in the course of judicial proceedings, पर नहीं होगा, ओके। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अलग चीज होती हैं, उन पर ही अप्लाई नहीं होता है, तो सिर्फ एक जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीपीडी, पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सरकारों ने मिलकर इसे बनाया है टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन एंड इट्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसी तरीके से हो सकता है, चाहे हेल्थ का डेवलपमेंट हो, पॉपुलेशन एंड चाहे वो शिक्षा का डेवलपमेंट हो, ओके, किसी भी तरीके से। तो पॉपुलेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये साउथ साउथ कोऑपरेशन ये बनाया गया है। इसका आपको हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट आपको बांग्लादेश में मिलेगा। इसमें 26 कंट्रीज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड का 59% से ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको 1994 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको 10 एशियन, अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। जो बना था तो 10 लोगों ने, मतलब 10 मेंबर्स ने, मेंबर कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है। फिलहाल अभी 179 नेशंस इसके मेंबर। इसके अलावा रिप्रोडक्ट, जैसा मैंने कहा, पॉपुलेशन डेवलपमेंट यानी कि हेल्थ पर ये काम करता है, फैमिली प्लानिंग वगैरह पे काम करता है, ये सब, ठीक है। जिसमें सरकारें होती हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट सेक्टर में मिलकर इसमें काम करते हैं। इट इज इंटरनेशनल एनजीओ नहीं, ये तो एनजीओ नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सरकारों ने मिलकर बनाया। ये गलत हो जाएगा। इट स्ट्रेसेस द नीड टू एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू प्रमोट डेवलपमेंट थ्रू द शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अबाउट द कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसा कि नाम ही है, ये डिजास्टर से रिलेटेड है और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात इसमें की गई है जो कि डिजास्टर रेजिलियंस। बेसिकली इसे 2000
19 में पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था एट यूएन सेक्रेटरी जनरल्स क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुआ था यूएस में, उस समय इसे पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च 2019 में किया गया था। इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म टू नॉलेज जनरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो इट इज लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर मेंबर कंट्रीज या जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स। ओके। International Organization of Countries, United Nations agencies, multilateral development banks and the private sector academic institutions, ये आपका सही होगा। It was launched by United Nations Office for Disaster Risk Reduction, ऐसा नहीं है, it was not launched by this Disaster Risk Reduction Office actually। ओके, इसको जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था यूएन सेक्रेटरी जनरल्स का, उसके दौरान इसको लॉन्च किया गया था। एंड थर्ड वन इट इज द प्लेटफॉर्म वेयर नॉलेज इज जनरेटेड exchanged on different aspects of disaster and climate resilience on infrastructure। तो ये बेसिक 1 और 3 इसमें आपका सही। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट अ ट्रीटी जिसका नाम है न्यू स्टार्ट। ओके, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी आपको रशिया और यूएसए के बीच में साइन की गई थी। रशिया और यूएसए के बीच में ये साइन किया गया था। क्यों? फॉर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ओके, जो आर्म्स है उनके रिडक्शन पर या उनके प्रोडक्शन पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए किया गया था। क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार और उसके बाद रशिया और यूएसए और अभी भी एक दूसरे की रिवाइलरी है, तो ये हमेशा देखेंगे कि आप एक नए नए वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते रहते हैं। तो बेसिकली ऐसा ना हो इसके लिए ट्रीटी ये बनाई गई थी। तो इसमें कहा गया था कि नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्चर विल बी रिड्यूस्ड टू हाफ। तो मिसाइल लॉन्चर्स जो है, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स, उनकी क्वांटिटी हाफ की जाएगी दोनों के द्वारा। साथ ही साथ एक इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन रिजाइम भी रखा गया कि जो इसके दौरान इसके ट्रीटी के अंडर में जो बातें कही गई हैं उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड्स इज लिमिटेड टू 1550। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को 1550 तक फिक्स कर दिया गया, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते अपने पास। साथ ही साथ इसमें जो डिप्लॉयड या नॉन डिप्लॉयर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्चर्स हैं, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स या हैवी बॉम्बर्स जो होती हैं, ओके, उन सब की क्वांटिटी को लिमिट किया जाएगा। कितना? 800 लिमिट कर दिया गया, इससे ज्यादा आप नहीं। ओके, बट इट डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ ऑपरेशनली इनएक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स। समझ गए? यानी कि वैसे न्यूक्लियर वारहेड्स जो कि एक्टिव है सिर्फ उन्हीं को पर ये लिमिटेशन लगाता है। जो इनएक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स रखे गए हैं उन पर ये लिमिटेशन नहीं लगाता है। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ये ट्रीटी जो थी अभी एक्सपायर हो गई थी 2021 में, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। इट इज अ ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी। नहीं, ग्लोबल नहीं है ये, तो केवल रशिया और यूएसए के बीच में है, तो ग्लोबल नहीं है ये। ट्रीटी कॉल फॉर हाफिंग द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर। सही बात है, पहले ही यहाँ पे इसी सेंटेंस में हमने देखा। इट डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ ऑपरेशनली इनएक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स। तो सही बात है, इनएक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स के लिमिट पर लिमिटेशन ये नहीं लगाता है। 2 और 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ठीक है, तो यूएन आर्म्स है और ट्रेड है, तो आर्म्स यानी वेपन्स के ट्रेड पर ये कुछ बेसिस आपको ट्रीटी आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। यानी कि जो वेपन्स है उनके खरीद फरोख्त जो होती है, ओके, सेल परचेज होता है, उन पर कुछ लिमिटेशन लगाने की बात यहाँ पर की गई है। तो किस तरीके के जो वेपन्स हैं वो इस ट्रीटी के अंडर में आते हैं? जो कन्वेंशनल वेपन्स है,
ठीक है, जैसे कि टैंक्स या अदर जो कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, आर्टिलरी, अटैक हेलीकॉप्टर्स, नवल वारशिप, मिसाइल, मिसाइल लॉन्चर्स, स्मॉल आर्म्स इसमें आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये एक कॉमन स्टैंडर्ड रेगुलेशन भी बताता है, बनाता है, जिसके थ्रू इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, रूल्स उसके लिए कुछ बनाए गए। ओके, बट इट डज नॉट रेगुलेट द डोमेस्टिक सेल और यूज ऑफ वेपन इन एनी कंट्री। अब एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर सेल या परचेज हो रहा है, बाहर से नहीं, तो उसको ही रेगुलेट नहीं करते, ये उस कंट्री का अपना मुद्दा है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द लेजिटिमेटी ऑफ द आर्म ट्रेड टू इनेबल स्टेट्स टू प्रोवाइड फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कोई स्टेट किसी दूसरे को अपनी सिक्योरिटी के लिए देता है, तो उसको भी ये लेजिटिमेट करता है, यानी कि वो अलाउ है इसके अंदर। तो regulates the international trade in conventional weapons, सही है। It treaty calls for the international sale for weapons to be linked to the human rights records of the buyer, ये भी सही है। द ट्रिटी रेगुलेट्स द डोमेस्टिक सेल, नहीं ये रेगुलेट नहीं करता, डोमेस्टिक सेल को ये रेगुलेट करने का काम नहीं करता, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्किंग ऑन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ओईसीडी से रिलेटेड जीएलपी यानी कि ग्रुप लेबोरेटरी प्रैक्टिस है। अब ये है क्या? ये जो ओईसीडी का एक पार्ट है जो कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, इंडिया को इसका वाइस शेयर दिया गया, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो बेसिकली ये जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है जो कि ओईसीडी के द्वारा बनाया गया है, ओके, ये काम करता है फॉर डेटा सेफ्टी, जो डेटा की सेफ्टी होती है ना, रिगार्डिंग वेरियस केमिकल्स, जो वेरियस केमिकल्स यूज होते हैं, उन केमिकल्स से रिलेटेड, जो कि केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स या किसी चीज से भी रिलेटेड हो, ह्यूमन या वेटनरी या फिर एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड, फीड, किसी भी तरीके से। तो इन जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल्स से रिलेटेड जो डेटा होता है, इस डेटा के सेफ्टी के लिए ये आपको गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस को ईसीडी के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया में इन्होंने नेशनल जीएलपी बनाया हुआ है, जो कि इंडिया के अंदर इस तरीके के डेटा को सही सुरक्षित रखने का ये काम करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो बॉडी है, जो इंडिया में बॉडी है, ये आपको जीएलपी सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। किसी को टेस्ट वगैरह करना है तो उनको डेटा चाहिए, ओके, तो उस डेटा के लिए उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है कि वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। First is the GLP is a quality system developed by OECD to ensure that safety data generated on various chemicals like industrial chemicals, pharmaceutical can be relied upon by the regulatory authorities. सही है ये। India has been designated as the vice chair of the Goods Laboratory Practice Working Group of OECD, ये भी सही है, इसी वजह से ये न्यूज पे रहा था। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। सीडीएस हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सही है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होगा, ये उसके हेड की तरह भी काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, इसके मिलिट्री एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं। He will be also the member of Defense Acquisition Council and also the Defense Planning Committee. ठीक है, ये सही है। It commands organization related to cyber and space. हाँ, ये देखिए, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, जो हर तरीके की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज होती हैं, उनको ये एक साथ कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया।
साथ ही साथ थर्ड वन इज द फंक्शन एज द मिलिट्री एडवाइजर टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, अभी हमने यहाँ पर देख लिया, थर्ड वन इज सही है। सीडीएस डज नॉट कम अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ऐसा नहीं है। सीडी यहाँ पर लिखा गया द सीडीएस विल कम अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड सीडीएस सैलरी परक्विसिटीज विल बी सेम एज द सर्विस चीफ। जो सर्विस के चीफ मतलब जैसे कि जो आर्मीज या नेवीज होती है या एयरफोर्स, उनके जो चीफ होते हैं ना, उनके सैलरी के बराबर ही होगा, बट ये आरटीआई के अंडर में आते हैं, तो ये गलत हो जाए। वीडियो थोड़ा पॉज करके इनको भी, ये यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं इनको जरा आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है, इसमें कहा गया था कि 2025 तक हम हेल्थ पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसको बढ़ा के 2.5% तक ले जाएंगे। ये तो आपका सही है। सेकंड ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी गारंटीड अंडर आर्टिकल 15 अपहोल्ड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑन इंडिविजुअल। नहीं, आर्टिकल 5 जब आप आर्टिकल 15 जब आप पढ़िएगा तो उसमें हेल्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात तो की ही नहीं गई है, नहीं की गई है। आर्टिकल 15 में जो बातें की गई हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब मुद्दों के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हेल्थ की वहां पर कोई बात नहीं की गई, तो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट धौलावीरा। धौलावीरा आपको याद होगा, इट इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो धौलावीरा एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पन एरा सिटी रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला हुआ, दैट वाई इट वाज न्यूज। And also Dholavira became the fourth site from Gujarat and 14th site from India to make this list. And it is the first site of the ancient Indus Valley civilization in India to get this tag. इसका मतलब समझे, इसका मतलब गुजरात में धौलावीरा ये 4th नंबर का इंडस वैली सिविलाइजेशन है। साथ ही साथ इंडिया में धौलावीरा का 40वां स्थान आता है और इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस पाने वाला ये पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जगह है। इसके पहले भी है जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लेकिन वो पाकिस्तान में, वो इंडिया में नहीं। ठीक है, तो धौलावीरा इज आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा एरा सिटी इज लोकेटेड इन हरियाणा। धौलावीरा हरियाणा में थोड़ी ना है, ये तो गुजरात में है, तो ये गलत हो गया। धौलावीरा द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इन इंडिया टू गेट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग, ये आपका सही है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक, ये क्या होता है? ये एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी होती है जिसको फार्मर यूज करते हैं। वेटिंग एंड ड्राइंग, पहले आप जैसे क्या होता है नहीं, जैसे हमारे आपको पैडी कल्टीवेशन होता है तो हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन होता है, हम लोग खेत को क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं एकदम। ठीक है, दिस इज द वेटिंग। इसके बाद क्या कीजिए कि अब ये पानी सूख गया तो कुछ समय तक इसको सूखा रहने दीजिए, 1 to 10 डेज तक। अब ये 1 से 10 डेज ये वैरी करेगा एरिया टू एरिया कि वहां पर किस तरीके का क्रॉप है, ओके, और किस तरीके की सॉइल है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर उसमें इरिगेशन आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो दिस इज द वेटिंग, दिस इज द ड्राई, देन वेटिंग, देन ड्राई। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई सिस्टम ये यूज किया जाता है। ओके, सो एक्चुअली इट इज द वाटर सेविंग टेक्निक आप कह सकते हैं। Alternate is a water saving technology that farmers can apply to reduce their irrigation water consumption in rice field. सही है, number of days of non-flooded soil between irrigations cannot be more than 2 or 3 days. ऐसा बिल्कुल नहीं है, 110 दिन तक का समय हो सकता है, 2 और 3 दिन थोड़ी। One disadvantage of AWD technique is that the yield is reduced. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, substantially compared to the traditional method of rice cultivation. ये बिल्कुल गलत है।
ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इन फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉलोइंग एग्रो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट हुआ है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, उनका ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, सबसे कम वेजिटेबल ऑयल्स है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा रॉ कॉटन्स, उससे ज़्यादा स्पाइसेस एंड राइस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डेटा भी है कि इतना परसेंट ये हुआ, उतना परसेंट ये हुआ, दिस आर यूजुअल थिंग, बस ये याद रखिए कि कौन ज़्यादा कौन कम। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन डिजिग्नेट इंडिविजुअल एट एज टेररिस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रोविजंस। इससे पहले हमने देखा था उपा के बारे में, तो उपा के बारे में ही अब पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का प्रोग्राम था, अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के तौर पे डिजाइनेट करने का प्रोग्राम हो गया है। ठीक है, तो ये उपा के अंडर में आता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में के अंदर अमेंडमेंट करके इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई या डिजाइनेट करने का प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया के बारे में। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में या कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हमने एक बार बात की थी पिछले कुछ वीडियोस में, जिसमें आरबीआई को फुल कंट्रोल दे दिया गया था कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हम देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं ये जनरली ग्रास रूट लेवल्स पर होते हैं, जिसमें जैसे कि एक गांव के कुछ लोग मिल के वो अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। ठीक है, जिनका एक कॉमन गोल होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के तौर पे इसको बनाया जाता है, विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड रन बाय इट्स मेंबर्स। सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इमर्ज्ड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाके देखिएगा, जो जूट मिल, ये महात्मा गांधी के समय जो गुजरात मिल्स थे वहां पे जो हुआ था प्रोटेस्ट, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी था वहां पे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद ही, बहुत पहले से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस है। तो दो गलत हो जाएगी। इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गवर्न्ड बाय द लॉज इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली उस रिस्पेक्टिव स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग होता है और स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर कानून बनाती है। तो 1 एंड 3 सही है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन, इट इज द राइट वन। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, कॉपरेशन एंड एग्रीकल्चर इज एक्चुअली अ स्टेट लिस्ट, ये स्टेट लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर भी कॉपरेशन भी, तो इसलिए इस पे सरकारें ही कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन वो मॉडल कानून होगा जिसको स्टेट चाहे फॉलो करे या ना करे। ठीक है, बट ऑब्लिगेशन टाइप का वो नहीं बना सकते, उसके लिए उनको बहुत सारा लीगल चीजें करनी पड़ेंगी, इधर उधर काम करना पड़ेगा, तब वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जुलाई का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम अगस्त के एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पीछे के वीडियोस भी देख लीजिएगा, अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार अभी देख लीजिएगा, एक बार एग्जाम के समय में देख लीजिए, तो सुन लीजिएगा तो आपको याद रहेगा और एग्जाम में क्लिक करेगा। ओके, इधर से कुछ आता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।